चलिए आज कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं टेंजेंट नॉर्मल से। एक सवाल है, इफ द लाइन ax plus by plus c equal to 0 is a normal to the rectangular hyperbola, is a normal to the rectangular hyperbola xy equal to 1, then a greater than 0, पहला ऑप्शन है, then a greater than 0, b greater than 0, दूसरा ऑप्शन है a less than 0, a greater than 0, b less than 0, तीसरा है a less than 0, b greater than 0, ठीक है, और चौथा है a लेस देन 0, b लेस देन 0। अब देखिए ये लाइन इस कर्व की, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये कर्व है, इस कर्व के किसी पॉइंट पर ये नॉर्मल है, ठीक है, किसी पॉइंट पर ये नॉर्मल होगा। मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसके किसी पॉइंट पर ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, मान लो वो पॉइंट एक्स वाई है, मतलब इस कर्व के एक्स वाई पॉइंट पर ये लाइन नॉर्मल है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई निकालेंगे तो इस पॉइंट पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप आएगा, ठीक है, और टेंजेंट लाइन के स्लोप को उलट करके साइन चेंज कर देंगे तो नॉर्मल लाइन का स्लोप आएगा। मतलब ये लाइन कर्व के, इस कर्व के इस पॉइंट पर नॉर्मल है, तो dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई टेंजेंट लाइन का स्लोप देगा, उसको उलट करके साइन चेंज कर देंगे तो नॉर्मल लाइन का इसका स्लोप आएगा। लेकिन इसका इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन से किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ वाई। तो सबसे पहले इसको y इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई। तो dy बाई डी एक्स के डेफिनेशन में, यानी कि इसमें x को x से रिप्लेस करेंगे और y की जगह पर अगर रहेगा तो y से, तो x ही है, मतलब यही रह जाएगा अगर पॉइंट यही है, ठीक है, और x वाई। तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसी स्लोप को, अब इसको उलट करके अगर साइन चेंज कर देंगे, इसको उलटिएगा तो एक्स स्क्वायर विथ माइनस साइन, ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन ये हो जाएगा आपको, इसको उलट करके साइन चेंज कर दें, यानी कि एक्स स्क्वायर। जाहिर है एक्स और वाई में से कोई भी जीरो नहीं होगा, y इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो x जीरो नहीं हो सकता, x इक्वल टू 1 बाई वाई, y भी जीरो नहीं हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर, x चूंकि स्क्वायर हमें से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नॉन नेगेटिव होता है, लेकिन ये चूंकि जीरो नहीं होगा इसलिए ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो यहां पर, इसलिए सिंस x इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखने के बजाय सिर्फ, चूंकि स्क्वायर जीरो तब होगा जब ये जीरो होगा, x जीरो होगा, समझ गए, तो वो x जीरो होगा ही नहीं, इसलिए ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, अब चूंकि नॉर्मल लाइन का आपको इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसी लाइन का ये स्लोप है, और इस लाइन का स्लोप इक्वेशन से आप लिख सकते हैं माइनस ए बाई बी, एक्स स्क्वायर स्लोप हुआ, तो माइनस ए बाई बी, स्लोप एक्स स्क्वायर है जो कि पॉजिटिव है, तो माइनस ए बाई बी इज पॉजिटिव, -1 से गुना कीजिए, ए बाई बी, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा नेगेटिव नंबर से गुना या भागा करने पर, ठीक है। तो जाहिर है दो नंबर का रेशियो अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा,
ठीक है, दोनों ना तो पॉजिटिव हो सकता, दोनों पॉजिटिव हुआ तो रेशियो पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होगा तो भी रेशियो पॉजिटिव होगा। ठीक है, रेशियो नेगेटिव है तो एक नंबर पॉजिटिव होगा या और एक नंबर नेगेटिव होगा। तो ये अगर ए ग्रेटर देन 0 तो बी लेस देन 0 और ए लेस देन 0, यही दोनों में से कोई एक होगा जो आपके ऑप्शन से मैच कर जाए। सो सी ऑप्शन, ए लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर देखा जाए, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व of the tangent to the curve, ये locus to the locus y equal to cos inverse cos x at cos inverse cos x at x equal to minus pi by 4, at x equal to minus pi by 4, ठीक है, is ऑप्शन है आपका 1, 0, 2 और -1, 1, 2। अब ये कर्व दिया हुआ है, इस कर्व पर उस पॉइंट, इस कर्व के उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है, इस कर्व के उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -π/4 है। तो इसमें x -π/4 डाल करके आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। हम आपको बताए थे कि कर्व पर किसी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए उस पॉइंट का सिर्फ x कोऑर्डिनेट बता देना काफी होता है। यहां पर वही किया गया है लोकस, इस लोकस पर एट x इक्वल टू, इस लोकस पर ये पॉइंट है, यानी कि इस लोकस पर वो पॉइंट जिसका कि x कोऑर्डिनेट -π/4 है, उसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना है। तो देखिए cos इनवर्स cos x, x आप -π/4 डालेंगे, cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x आपको x तभी होता है जब x आप 0 से पाई के बीच लेंगे, ठीक है। cos इनवर्स cos x, अगर आप x 0 से पाई के बीच है नहीं है तब cos इनवर्स cos x x नहीं लिखाएगा, ये हमें से नहीं लिखाता है। आपको x है -π/4, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, x आपका है cos इनवर्स, हमें से आपको पॉजिटिव वैल्यू cos इनवर्स cos x, x है आपका -π/4, ठीक है। cos इनवर्स हमें से पॉजिटिव एंगल देता है, ठीक है। तो x अगर -π/4 है तो cos -π/4, x के स्थान पर -π/4 डालेंगे, -π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल है, तो ये cos x पॉजिटिव आएगा। तो cos इनवर्स के आगे अगर पॉजिटिव आए तो आपको एंगल होता है इस क्वाड्रेंट का, आप है इसमें, इसका साइन चेंज करके आपको उसमें जाना होगा, ठीक है। तो x आपको इसमें दिया हुआ है, x इसमें है cos इनवर्स cos x, ठीक है। x चूंकि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, -π/4 के बराबर है, तो ठीक है। तो cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स के आगे ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो cos इनवर्स के आगे अगर पॉजिटिव नंबर आए तो बराबर में जो एंगल ये बताता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो फोर्थ से आप फर्स्ट में साइन चेंज करके आ जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट से फोर्थ में, फोर्थ से फर्स्ट में सिर्फ साइन चेंज कर देंगे तो आप आ जाएंगे। जाहिर है ये π/4 हो गया, तो देखिए cos -π/4 का वैल्यू जो आएगा वही cos π/4 का, क्यों, cos -θ इक्वल टू cos θ, ठीक है। तो आपको यहां पर यही देखना है कि cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स cos x, ठीक है। आपको देखना है एट x इक्वल टू -π/4, ठीक है। तो cos इनवर्स cos x आपको -x नहीं होकर के -x हो जाएगा, चूंकि x आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो dy/dx
इक्वल टू -1। तो dy बाई dx आपको फ्री ऑफ एक्स वाई हो गया। तो कर्व के किसी भी पॉइंट पर, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव का मान आपको फ्री ऑफ एक्स वाई हो गया, एक्स और वाई के वैल्यू से इंडिपेंडेंट हो गया। तो किसी भी पॉइंट पर dy बाई dx आएगा -1, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर जो dy बाई dx का वैल्यू होता है वो टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है। तो इस कर्व के, है ना, अगर x आपका -π/4 है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो dy बाई dx आपको -1 आएगा, ठीक है। अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल लेते, -π/4, -π/6, फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल आप लेंगे तो y इक्वल टू -x आ जाएगा, ठीक है। अब तो dy बाई dx फ्री ऑफ एक्स वाई हो जा रहा था, dy बाई dx इक्वल टू -1। अगर ये -π/4 के बदले -π/6 भी लिखता तो डेरिवेटिव, तो स्लोप आपको, यानी कि डेरिवेटिव आपको -1 आएगा, तो स्लोप हो गया -1, ठीक है। तो स्लोप टेंजेंट लाइन का -1। ये इनवर्स जानना जरूरी है, इनवर्स का कंसेप्ट होना चाहिए, और फिर कभी किसी लेक्चर में हम इनवर्स आपको समझा देंगे, फिलहाल इतना, ठीक है। एक और सवाल लीजिए। लेट द पैराबोलास y इक्वल टू x² प्लस ax प्लस b y इक्वल टू x² प्लस n, y इक्वल टू -x² प्लस cx एंड y इक्वल टू -x² प्लस cx, ठीक है। टच ईच अदर एट द पॉइंट 1, 0, टच ईच अदर touch each other at the point 1, 0, then आपको ये A B C का वैल्यू पूछ रहा है। देन A इक्वल टू -3, B इक्वल टू 2, पहला ऑप्शन है A इक्वल टू -3, B इक्वल टू 2। दूसरा ऑप्शन है A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1, A1, B1। तीसरा ऑप्शन है C इक्वल टू 2। चौथा नन ऑफ दीज। देखिए, दो पैराबोला दिया हुआ है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, क्वाड्रेटिक है। एक्स में क्वाड्रेटिक रहेगा तो वो पैराबोलिक कर्व, कोई भी क्वाड्रेटिक आपको पैराबोलिक कर्व होगा। देखिएगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में एक लेक्चर में आपको समझाया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो पैराबोलिक कर्व होता है। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो ये जो पैराबोला होगा ओपनिंग अपवर्ड, x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए ये पैराबोला होगा ओपनिंग डाउनवर्ड, इसका मुंह नीचे की ओर खुलेगा। ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को टच करता है, किसी पॉइंट पर टच करता है, ठीक है। तो टच करता है वहां पर, जैसे अगर हम इसका फोटो लें, ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड और ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। फर्ज कीजिए कि यहां पर ये दोनों टच किया, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट हुआ, यहां पर ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये लेट द पैराबोलास दिस एंड दिस टच ईच अदर एट द पॉइंट 1, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 0, ठीक है। और ये लाइन कॉमन टेंजेंट है, इस पैराबोला का भी है और इस पैराबोला का भी है, ठीक है। ये लाइन कॉमन टेंजेंट है, कहां पर ये दोनों टच करता है 1, 0, तो 1, 0 कॉमन टेंजेंट। आपको ए बी सी का वैल्यू कैलकुलेट करना, ए बी इस पैराबोला में है और सी इसमें है। सबसे पहले तो ये पॉइंट चूंकि दोनों कर्व पर लाई करता है तो दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y0 1, 0 से सेटिस्फाई कराइए, तो 0 इसको सेटिस्फाई कराएंगे 1 प्लस a प्लस b, इससे इसको सेटिस्फाई कराइए 1, 0 से, y की जगह पर 0, 0 -1 प्लस c, ये हुआ -1 प्लस c, x की जगह पर 1, इससे तो सबसे पहले c का वैल्यू आ गया 1, ठीक है।
और अब है ए और बी, दो अननोन बच गया। दो अननोन के लिए कम से कम दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो चूंकि ये लाइन कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, तो इस कर्व को अगर डिफरेंशिएट करते हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे और dy बाई dx का वैल्यू इस पॉइंट पर अगर निकालोगे तो इसी टेंजेंट लाइन का स्लोप आएगा। फिर यही लाइन इसका भी टेंजेंट है, तो इस कर्व को अगर डिफरेंशिएट करोगे और dy बाई dx का वैल्यू निकालोगे इस पॉइंट पर, तो फिर से इसी का स्लोप आएगा। तो दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों के dy बाई dx का, इसका dy बाई dx एट 1 0 और इसका dy बाई dx एट 1 0, जो आएगा वो दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों? कि दोनों का dy बाई dx से, है ना, इसी टेंजेंट लाइन का स्लोप आता है। तो dy बाई dx, इस कर्व का dy बाई dx इक्वल टू 2x प्लस a, ठीक है। तो dy बाई dx एट 1 0 एट 1 0 x, dy बाई dx के डेफिनेशन में जहां x है वहां पर 1, जहां y है वहां पर 0, तो y नहीं है तो x की जगह पर 1, 2 प्लस a, और दूसरा है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, इसका dy बाई dx एट 1 0 निकालेंगे, ठीक है। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x प्लस सी, तो dy बाई dx एट 1 0, x के स्थान पर 1, तो माइनस 2 माइनस 2x प्लस सी, तो ये दोनों को आप इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। किसको? ये दोनों ही इसी सेम टेंजेंट लाइन का, ये दोनों इसी टेंजेंट लाइन का स्लोप के बराबर आया। तो वी हैव 2 प्लस a इक्वल टू माइनस 2 प्लस सी का मान पहले आप निकाल चुके हैं, 1 है, ठीक है। तो a इक्वल टू सी के स्थान पर 1 डालेंगे तो माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1, ये 2 उधर जाएगा, तो a इक्वल टू माइनस 3 आ गया, ठीक है। अब यहां पर आपको 1 प्लस a प्लस b का वैल्यू रह गया, ठीक है। तो c आपका, a आपका माइनस 1 है प्लस b, तो इससे आपको b इक्वल टू 2, ठीक है। तो b 2, a माइनस 3 एंड c 1। चलिए अब एंगल बिटवीन टू कर्व्स बताते हैं। फिर टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल का लेंथ क्या होगा। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, यहां कर्व का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, वो कोई भी दो कर्व हो सकता है, ठीक है। वो दो सर्कल हो सकता है, दो पैराबोला हो सकता है, एक सर्कल एक पैराबोला, ठीक है। तो दो कर्व, कोई भी दो कर्व है, मान लीजिए ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है और ये दूसरा कर्व है y इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। दोनों इस पॉइंट पर कट किया, ठीक है। तो सबसे पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा, दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो दो कर्व के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, तो दोनों जिस पॉइंट पर कट किया, दोनों जिस पॉइंट पर कट किया, ठीक है, उस पॉइंट पर दोनों का टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। इस कर्व का टेंजेंट
ये हुआ इस कर्व का इसी पॉइंट पर टेंजेंट, ये लाइन हुआ, ये टेंजेंट लाइन के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, यही एंगल लेट इट बी थीटा, यही दोनों कर्व के बीच का एंगल लिया जाता है। मतलब दो कर्व के बीच का एंगल क्या होता है, तो दोनों कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, कट किया, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों के टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही दोनों कर्व के बीच का एंगल होगा। सो एंगल बिटवीन टू कर्व्स is defined as the angle between their tangents at the point of intersection। तो अल्टीमेटली दो कर्व के बीच का एंगल दो लाइन के बीच का एंगल ही हुआ। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो लाइन के बीच का एंगल आप निकालना जानते हैं, ठीक है। दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए दोनों के स्लोप के बारे में जानकारी होना चाहिए, शायद याद हो। tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m1 इंटू m2, जहां की m1 m2 दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये थीटा है, ठीक है। और dy बाई डी एक्स, अब ये दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे तो इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे एट एक्स वाई, तो इसका स्लोप आएगा, ठीक है। और इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू इस पॉइंट पर निकालेंगे तो इस लाइन का स्लोप आएगा, ठीक है। इस लाइन का स्लोप मान लीजिए m1 और इस लाइन का स्लोप मान लीजिए m2, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई, तो एफ डैश एक्स ही रहेगा। और dy बाई डी एक्स y इक्वल टू जी एक्स, जी डैश एक्स, dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई, ठीक है। dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई, तो x को x से ही रिप्लेस करेंगे, तो dy बाई डी एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई, तो आपको m1 के बराबर होगा, ये m1 हो गया। और dy बाई डी एक्स किसका, gx का निकाले, y इक्वल टू gx को डिफरेंशिएट किए, dy बाई डी एक्स जी डैश एक्स, dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई, तो जी डैश एक्स में x से रिप्लेस हो जाएगा, तो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप आया, ये हो गया m2, ठीक है। तो अब ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा, अब देखिए दो लाइन के बीच का एंगल निकालते कैसे है। मान लीजिए अब ये है इस टेंजेंट लाइन का स्लोप m1 यानी कि एफ डैश एक्स, लेकिन वास्तव में चूंकि ये x एक्सिस है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप इस एंगल का 10 होगा, फाई, 10 फाई इसका स्लोप हुआ, यानी कि m1 इक्वल टू 10 फाई। फिर इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा, लेट इट बी साई, तो 10 साई यानी कि m2 इसका स्लोप हो गया। तो अब देखिए इस एंगल में, इस ट्रायंगल में साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई, किसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू हो गया साई माइनस फाई, दोनों तरफ 10 ले लीजिए, 10 थीटा 10 साई माइनस फाई, 10 ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आएगा, 10 साई माइनस 10 फाई बाय 1 प्लस 10 साई इंटू 10 फाई, ठीक है। 10 थीटा 10 साई आपका 10 साई इस स्ट्रेट लाइन का हुआ है ना, 10 साई इस स्ट्रेट लाइन का, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप हुआ जो कि m2 से डिनोट हुआ, तो 10 साई की जगह पर m2, 10 फाई की जगह पर m1 बाय 1 प्लस m1,
M2। अब है क्या, जब दो लाइन कट करता है तो दो तरह का, एक एक्यूट एंगल बनता है और एक ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक अगर थीटा है तो एक पाई माइनस थीटा, तो पाई एक ऑब्ट्यूस होगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूस हुआ तो टेन थीटा यानी कि ये नेगेटिव होगा, और अगर थीटा एक्यूट हुआ तो टेन थीटा आपका, यानी कि दोनों के टेन थीटा पॉजिटिव होगा, यानी कि दोनों के बीच का आपका एक्यूट एंगल निकला। तो पता नहीं M2 M1 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब दो तरह का एंगल बनता है, एक्यूट और ऑब्ट्यूस, तो दो लाइन के बीच का एंगल जब आपसे पूछा जाता है तो उम्मीद करता है कि आप एक्यूट एंगल बताए, छोटा वाला। सो इसका क्या करते हैं हम लोग, ये मॉड ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। मॉड के अंदर आप मॉड A माइनस बी बराबर मॉड B माइनस ए, मॉड ऑफ x मॉड ऑफ माइनस एक्स। इससे माइनस साइन अगर आप बाहर निकाल लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़े। M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। ठीक है, तो ये हो गया। अब इससे आप M1 M2 के जगह पर आप डेरिवेटिव M1 यानी कि f डैश x करके देखिए, करना क्या होगा, दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। एक कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx का वैल्यू उस पॉइंट पर निकालेंगे तो स्लोप आएगा टेंजेंट लाइन का। फिर दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करके dy बाई dx का वैल्यू उसी पॉइंट पर निकालेंगे तो M2 आएगा। और ये रहा फॉर्मूला, M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। ठीक है, तो अब इसमें आप चाहे तो इसको डेरिवेटिव के टर्म में भी लिख सकते हैं, और टेन थीटा इक्वल टू M1 की जगह पर आप f डैश x लिख सकते हैं, f डैश x माइनस g डैश x बाय 1 प्लस f डैश x, सीधा dy बाई dx का वैल्यू यहां पर रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अगर दोनों कर्व के, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल यानी कि थीटा 90 डिग्री हो जाए तो कहेंगे कि ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट किया। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा मतलब दोनों कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। थीटा अगर 90 डिग्री हुआ यानी कि टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी कि दोनों टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल ही दोनों कर्व के बीच का एंगल होता है, तो कहेंगे कि कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ। यानी कि कहते हैं कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन द टू कर्व्स intersect orthogonally। ठीक है, और इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा अगर 90 डिग्री ले लेते हो तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और आप जानते हैं दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1, यहां देख भी लीजिए। थीटा अगर देखिए साई इक्वल टू थीटा प्लस 5, और थीटा आप 90 डिग्री ले लिए हैं, थीटा 90 डिग्री प्लस 5, दोनों तरफ 10 ले लीजिए, 10 साई 1090 प्लस 5, 1090 प्लस 5 तो माइनस कॉट 5 को -1 बाई 10 5, तो 10 साई इंटू 10 फाई इक्वल टू -1। 10 साई अभी आप देखे थे 10 साई M1 है, M1 इंटू M2 बराबर -1, दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1। और इसी को आप चाहे तो डेरिवेटिव के टर्म में M1 को आप f डैश x लिख सकते हैं इंटू g डैश x इक्वल टू -1। समझ गए, यानी कि दोनों कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा। अगर आप क्या करें, dy बाई dx पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों का dy बाई dx उस पॉइंट पर निकालें, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों के dy बाई dx का वैल्यू उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर निकालें। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू, दोनों के dy बाई dx का वैल्यू को गुना करके देखें, प्रोडक्ट निकालें। अगर -1 हो जाता दोनों का dy बाई dx का प्रोडक्ट -1,
तो आप कह देंगे कि दोनों कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दैट इज द टू कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। और अगर सवाल में आपको यह दिया हो कि दो कर्व है जो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, या फिर यह लिखा हो कि दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है, तो यानी कि आपको दिया हुआ है कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर dy बाई dx का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 लेकर के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो एक सवाल लेते हैं इस पर। The angle between the parabolas x square equal to 5 minus 4y and x square equal to y is ऑप्शन है पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 3, नन ऑफ दिस। पाई बाई 2 दूसरा है, पाई बाई 4 तीसरा है, पाई बाई 3 चौथा है, एंड नन ऑफ दिस। तो अब देखें, ये दोनों ही पैराबोलिक कर्व है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों में पॉजिटिव है, दोनों पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है। क्वाड्रेटिक हमेशा पैराबोलिक कर्व होता है। ठीक है, अगर एक्स में क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला ऊपर या फिर नीचे की ओर मुंह खुलेगा उसका, और अगर वाई में क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला दाहिने या फिर बाएं तरफ खुलेगा, मतलब ऐसा और ऐसा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इस दोनों कर्व के बीच का एंगल निकालना था। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करके। तो देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो दोनों को सॉल्व किए तो वाई इक्वल टू 5 माइनस 4y, तो इससे आपको 5y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 1। अब y का वैल्यू इसमें चाहे उसमें किसी में भी रख दीजिए। ठीक है, y इक्वल टू 1 इसी में रखिए, तो x बराबर प्लस माइनस 1 आपको हो जाएगा। यानी कि दो पॉइंट आपको मिला, x1 तो y1, या फिर x माइनस 1 y1। ठीक है, कोई एक पॉइंट ले आप। अब दोनों ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों कर्व एक दूसरे को दो पॉइंट पर कट करता है, तो कोई एक पॉइंट ले, dy बाई dx दोनों का निकाले उस पॉइंट पर, तो दोनों के टेंजेंट लाइन का स्लोप आएगा। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 2x इक्वल टू -4 dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल टू -x/2, तो dy बाई dx एट 1 1। ठीक है, तो -½ चलिए, ये इस कर्व का हुआ। ठीक है, अब इस कर्व को डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई dx इक्वल टू 2x, तो dy बाई dx एट 1 1, तो 2 हो गया। ठीक है, 1 1 पॉइंट पर, ये 1 1 दोनों का कॉमन पॉइंट है, dy बाई dx दोनों का निकाल लिए 1 1 पॉइंट पर, तो दोनों का 1 1 पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप आ गया। देखिए, dy बाई dx -½ यहां dy बाई dx 2 आया है। ठीक है, दोनों के टेंजेंट लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट, दोनों के dy बाई dx का प्रोडक्ट 2 इंटू -½ -1 आ रहा है, इसलिए ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि दोनों कर्व के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री, यानी कि ये पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स सिंस द प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स at 1 1 is -1, so the two curves are orthogonal. That is, angle is 90 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, उसका लेंथ के बारे में बता देंगे और उससे फिर सवाल लेंगे। फिर एक मिसलेनियस प्रॉब्लम का
वो कर देंगे 2 वीडियो में आपको। थैंक यू।